हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का टॉपिक था। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम लोग का एमकॉम का टॉपिक है। तो उसमें हम लोग ने डाला था कि एनवायरनमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद हमने सुना था टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है, और फिर उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ये हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। और ये टॉपिक जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा, बस आपको तुरंत से लिखना है पेपर आते ही, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, यानी हम लोग एनवायरनमेंट को स्कैन किस तरीके से कर सकते हैं, और जो प्रॉब्लम्स आती है, जो प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस करनी है, उसको हम लोग के पास सोल्यूशन किस तरीके से मिलेगा, वो हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोग की बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमको सिटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है ना। उसी तरीके से अगर एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम होगा, एनवायरनमेंट दोनों एनवायरनमेंट आता है, इंटरनल एनवायरनमेंट भी आता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी आता है। तो उन दोनों एनवायरनमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो किसके थ्रू पता चलता है, एनवायरनमेंटल स्कैनिंग के थ्रू पता चलता है। Environmental scanning is a process by which business organization identify the relevant environment and its effect on the business in the form of threats and opportunity. Environmental scanning एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखता है, उसको पता चलता है कि कौन से ऐसे इफ़ेक्ट हम लोग के बिज़नेस के ऊपर आने वाले हैं, और उसमें से कौन सी चीज़ हम लोग को हानिकारक रहेगी और कौन सी चीज़ हम लोग को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देगी, वो हम लोग का एनवायरमेंटल स्कैनिंग में पता चलता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स टू बी कंसीडर फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग। कौन कौन से फैक्टर्स हम लोग एनवायरमेंटल स्कैनिंग में कंसीडर करते हैं। इसमें 4 चीज़ें आती है: इवेंट, ट्रेंड, इशू एंड एक्सपेक्टेशन, ठीक है। इवेंट का मतलब क्या होता है, जब इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आने वाले रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट, ठीक है। उस चेंजेस के ऊपर जब एक ग्रुप पूरा का पूरा चला जाता है, यानी उस इवेंट पे चलने जाने वाला होगा फ्यूचर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंड। अब ये ट्रेंड्स की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है या तो फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं इश्यूज़, ठीक है। इश्यूज़ में मोस्टली हम लोग का नेगेटिव पॉइंट्स ही रहते हैं, यानी अगर हम लोग को पता है कि अगर ये ट्रेंड आ गया, यानी लोगों ने इस ट्रेंड को यूज़ कर लिया, तो हमारी कंपनी को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो उस इशू को सॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं सॉल्व किए तो हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। और लास्ट हम लोग का रहता है एक्सपेक्टेशन। जो स्टेक होल्डर रहते हैं उन लोग की कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है, तो उस एक्सपेक्टेशंस को भी हम लोग को पूरा करना पड़ता है। तो ये फैक्टर्स हम लोग के एनवायरनमेंट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग के अप्रोचेस टू द एनवायरमेंटल स्कैनिंग 3 अप्रोचेज, जिसमें हम लोग का सिस्टमेटिक अप्रोच, एडोइक अप्रोच और प्रोसेस फ्रॉम अप्रोच, ठीक है। सिस्टमेटिक अप्रोच क्या रहता है, तो हम लोग जब रेगुलर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं हमारी कंपनी के लिए, वो कभी भी काम आ सकते हैं। बस हम लोग एक कलेक्ट करके रखते हैं, एक डेटा कलेक्ट करके रखते हैं। जब प्रॉब्लम आती है तो हम उस डेटा के बेस पे हम लोग अपना सोल्यूशन निकालते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच। अब ये याद रखना, सिस्टमेटिक अप्रोच में आपको हमेशा रेगुलर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहना है, ठीक है। सेकेंड, एडोइक अप्रोच, जो सिस्टमेटिक अप्रोच का थोड़ा सा ऑपोजिट है। एडोइक में जब हम लोग को लगता है कि हाँ अब प्रॉब्लम आने वाली, तब हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालते, तो वो हम लोग का क्या हो जाता है, एडोइक अप्रोच। दोस्तों वापस एक बार बता रही हूँ, सिस्टमेटिक अप्रोच में हम रेगुलर बेस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और एडोइक अप्रोच में हम जब प्रॉब्लम आने वाली रहती है तब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाते हैं, और उसके बेस पे हम लोग एवरेज, मीन, अर्थमेटिक मीन सब निकालते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम लोग ग्राफ वगैरह बनाते हैं और हम लोग की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये हम लोग का सिस्टमेटिक अप्रोच और एडोइक अप्रोच होता है। थर्ड हम लोग का रहता है प्रोसीड फ्रॉम अप्रोच। प्रोसीड फ्रॉम अप्रोच का मतलब क्या रहता है, जो भी हम लोग के पास अवेलेबल चीज़ है, जैसे कि न्यूज़पेपर आर्टिकल हो गया, मैगजीन्स हो गए, फिर उसके बाद ट्रेंड्स वगैरह पता चल गए, जनरल इंडस्ट्री का कोई जनरल हो गया, फिर रिपोर्ट ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आरबीआई बुलेटिन, पेपर्स वगैरह, इन सब में से हम लोग को कोई नई चीज़ पता चल रही है, और उस नई चीज़ की वजह से हमको लग रहा है कि हमारे कंपनी को प्रॉब्लम आ सकती है, या इससे हम लोग को अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तो एट द टाइम हम लोग जो पार्ट लेते हैं, या एट द टाइम हम जो नया स्टेप लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसीड फ्रॉम अप्रोच, ठीक है। तो इसमें ये 3 अप्रोच में हम लोग को यही चीज़ पता चल रही, ये हम लोग को सिर्फ एक डेटा बना के देता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि हमको फ्यूचर में क्या स्टेप लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आता है मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, जिसमें हम लोग का क्वेश्चन मैटर है। ये आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम लोग इवेंट के बेस पे हम लोग को कौन सा मेथड यूज़ करना है वो बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आ रहा है एनवायरमेंटल अप्रेशियल।
दोस्तों इसमें फ़र्क क्या है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या करता है, तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग सिर्फ हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके देता है कि किस टाइप का इवेंट या किस टाइप का ट्रेंड्स हम लोग का आ रहा है और उसके बेस पे हम लोग को कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके देता है, ठीक है। और उसका क्लियर पिक्चर कौन हम लोग को तैयार करके देता है, एनवायरमेंटल एप्रेशियल। एनवायरमेंटल एप्रेशियल हम लोग को ये बताता है कि कौन सी टाइप का थ्रेट्स और कौन सी टाइप का अपॉर्चुनिटी हम लोग को क्रिएट होने वाला है फ्यूचर में, और उसके बेस पे हम लोग को क्या डिसीजन लेना चाहिए वो हम लोग को एनवायरमेंटल एप्रेशियल में पता चलता है। ओके, अप्रेशियल इज कंसर्न विद द इंटरप्शन ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसलेटिंग इट इनटू द क्लियर पिक्चर ऑफ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। जो मैंने आपको बताया, अप्रेशियल क्या रहता है, तो जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली है उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करते हैं क्लियर पिक्चर में, और उससे हम लोग को पता करवाता है कि हम लोग की कंपनी को कौन से थ्रेट्स आने वाले, यानी कौन सी प्रॉब्लम हम लोग को फेस करनी है और कौन से अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग को लेना है, ठीक है। इसमें फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंटल एप्रेशियल, जिसमें 3 फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला स्ट्रेटेजिक रिलेटेड पर्सनल फैक्टर। दोस्तों आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो आपको पता है स्ट्रेटेजिस्ट कौन रहता है। स्ट्रेटेजिस्ट क्या करता है, तो हम लोग की कंपनी के लिए एक स्ट्रेटेजी बना के देता है, यानी जिससे हम लोग को प्रॉफिट आगे में हो सके और बहुत लंबा खासा प्रॉफिट हो, ठीक है। द पर्सनल फैक्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेक्टिंग एनवायरमेंटल अप्रेशियल इंक्लूड द एज, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, लेवल ऑफ मोटिवेशन, कॉग्निटिव स्टाइल, एबिलिटी टू विस्टैंड द प्रेशर ऑफ टाइम एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी का पर्सनल फैक्टर क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, वो स्ट्रेटेजिस्ट का एज कितना है, उसका एजुकेशन कितना है, वो किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करता है, फिर अगर कोई कंपनी में प्रॉब्लम आता है तो वो खड़ा रहता है कि भाग के चला जाता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्रोसेस ऑफ अप्रेशियल इंक्लूड नेचर ऑफ द बिजनेस, एज, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर में ऑर्गेनाइजेशन की एज, ऑर्गेनाइजेशन का साइज, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। थर्ड हम लोग का है एनवायरमेंट रिलेटेड फैक्टर। द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट्स अप्रेशियल। दे इंक्लूड कॉम्प्लेक्सिटी, वॉलेबिलिटी, हॉस्टिलिटी एंड डाइवर्सिटी। अगर हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इनडायरेक्टली एनवायरमेंट को भी प्रॉब्लम करेगा। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है, वॉलेटिबिलिटी, हॉस्टिलिटी और डाइवर्सिटी। A mature strategist, instead of being swept away in the one direction, tries to make a neutral and objective-oriented appraisal so that proper strategy can be formulated. Proper appraisal of an environment draws the clear picture of the threats and opportunity. अगर एक अच्छा खासा मैच्योर स्ट्रेटेजिस्ट होगा तो वो क्या करेगा, बाकी सारे स्ट्रेटेजिस्ट के साथ नहीं चलेगा, वो अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर खड़ा रहेगा और उसके बेस पे वो हम लोग को बताएगा कि कौन सी कंपनी के लिए क्या थ्रेट्स है और क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है। ओके, अब उसके बाद हम लोग का टॉपिक है आइडेंटिफाइंग द एनवायरमेंटल फैक्टर। कौन हम लोग आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं। ड्यूरिंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग वी गेट लॉट ऑफ डेटा, बट दोज डेटा डू नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट द बिजनेस सिचुएशन। फॉर नोविंग द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन बिजनेस, इट इज़ एसेंशियल टू नो द एनवायरमेंटल फैक्टर। हम लोग ने एनवायरमेंटल स्कैनिंग के बारे में पढ़ा। एनवायरमेंटल स्कैनिंग में हम लोग को पता चला कि सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके देता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन का इफेक्ट कैसे पड़ता है, इम्पैक्ट क्या रहता है एनवायरमेंट के ऊपर, वो हम लोग को नहीं बताता। इफ़ वी क्लासीफाई एंड प्रोसेस द डेटा, वी गेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। In such sector of environment, social, economic, legal, technological, etc., we find certain events. Event lead to trend, trend leads to issue, and issue to expectation. हमने ये देखा environmental scanning में 4 पार्ट रहते हैं, जो 4 पार्ट इसके अंदर वापस बताए। सबसे पहला रहता है इवेंट। इवेंट की वजह से क्या आता है, ट्रेंड। ट्रेंड्स होने की वजह से क्या होता है, इशू क्रिएट होता है, और इशू की वजह से क्या होता है, एक्सपेक्टेशन होता है। From the viewpoint of strategy formulation, all the factors or issue are not equally important. Issues requiring urgent solution, strategy formulation are considered as important environmental factor. Environmental scanning के हिसाब से या environment के हिसाब से या strategy formulation के हिसाब से सारे प्रॉब्लम हमको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमको कौन सी प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो प्रॉब्लम के लिए सबसे अर्जेंट सोल्यूशन चाहिए होगा, मतलब जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा खतरा होगा, उसके ऊपर हम लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फोकस ऑफ द स्ट्रेटेजी शुड बी ऑन सच इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बट द क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई सच इम्पॉर्टेंट फैक्टर और इशू। Without any technique, it becomes difficult for the strategist to identify important environmental factor. For that, one technique has been developed. It is based on the intensity of the impact of the factor on the business, such as high, medium, and low, and the probability of the impact, such as high, medium, and low.
with the help of 3 types of intensity of impact and 3 types of probability of impact we can draw a 9 cells matrix as under। ठीक है, तो हम लोग को ये पता चल गया हम लोग को जो अर्जेंट प्रॉब्लम है उसके ऊपर सोल्यूशन चाहिए। लेकिन ये सोल्यूशन या ये प्रॉब्लम हमको कैसे पता चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि हम लोग को इसी प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देना है। तो इसके लिए एक मैट्रिक्स टाइप का ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसके अंदर एक साइड में हम लोग को दिया है इंटेंसिटी ऑफ द इम्पैक्ट, यानी हम लोग का जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर कैसा पड़ रहा है, और दूसरे साइड में हम लोग को दिया है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी मतलब वो कब तक होने वाला है, ज़्यादा जल्दी होगा और उसका इफेक्ट ज़्यादा हाई रहेगा, लो रहेगा, मीडियम रहेगा, ये इस तरीके से हम लोग को इसको डिवाइड किया। इसकी वजह से हम लोग को 9 तरीके का सेल मिला है। सबसे पहले मैं हाई क्रिटिकल, मीडियम हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी, मीडियम में आया हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी, लो में आया टू बी वॉच, लो प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, सबसे पहला जिसका प्रोबेबिलिटी भी हाई है और इंटेंसिटी ऑफ ऑक्यूरेंस भी हाई है, तो अगर सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा हाई क्रिटिकल रहता है, यानी इस प्रॉब्लम के ऊपर सबसे ज़्यादा जल्दी ध्यान दे वो काफ़ी अच्छा होगा। मतलब अगर ये प्रॉब्लम जितना जल्दी सॉल्व हो सके उतना बिज़नेस के लिए अच्छा है, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो क्या हो सकता है, वो बिज़नेस को नुकसान में डाल सकता है। ठीक है, सेकंड मीडियम हाई प्रायोरिटी। मीडियम हाई प्रायोरिटी का मतलब होता है कि जिसकी ऑक्यूरेंस कम है लेकिन उसका इफ़ेक्ट काफ़ी भयानक होगा, तो उसके ऊपर एक वॉच डॉग की तरह तैनात रहना चाहिए, यानी हम लोग को रेडी रहना चाहिए कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम आए तो हमको इसका सोल्यूशन मिल सकता है। थर्ड लो प्रायोरिटी, ये ऑक्यूरेंस ज़्यादा जल्दी नहीं होगा लेकिन इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। फिर सेकंड हम लोग का मीडियम जिसमें हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी आया। इंटेंसिटी जिसका इम्पैक्ट हाई प्रायोरिटी है तो उसके ऊपर एक वॉच डॉग की तरह खड़े रहो। जिसकी लो प्रायोरिटी है उसके लिए बस रखो, एक साइड प्लान रखो कि अगर प्रॉब्लम आया तो हम इस प्लान को चला सकते हैं। ठीक है, फिर लो टू बी वॉच, लो प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी। लो प्रायोरिटीज़ के जो इफेक्ट रहते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो तुरंत नहीं हो पाते, तो उनके ऊपर सिर्फ एक ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो सबसे लो प्रायोरिटी है उसको आप नहीं ध्यान दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर इसका इफ़ेक्ट खतरनाक हुआ तो हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने पूरा देखा कि एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या चीज़ें आती है और उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिस्ट जो रहते हैं उन लोग इसी प्लान्स को चलाते हैं और इसके बेस पे उनको पता चलता है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो अभी आने वाली है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको उनको पर ध्यान देना ज़रूरी है और इमीडिएट ध्यान देना ज़रूरी है जिससे कंपनी को नुकसान ना हो। और उसके बेस पे वो बिज़नेस को बताते हैं कि हम लोग ये प्लान्स अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे हम लोग का दोस्तों टॉपिक ख़त्म हुआ। होप आपको लेक्चर पसंद आया। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हुई तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हो। आपको लेक्चर कैसे लगा वो भी बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी तरीके से डियर मित्रों को लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।